एरोमेटाइजेशन नहीं हुआ होगा ना अभी, तब एरोमेटाइजेशन शुरू करना था। शुरू करें बेटा। ये कैटलिस्ट हैं आपके। कार्बन की संख्या यहाँ पर 6 या उससे ज्यादा होना चाहिए। इन्वॉल्व साइक्लाइजेशन, डिहाइड्रोजनेशन, ऑक्सीडेशन। ध्यान देना, ये दोनों तो हमेशा होगा, ऑलवेज। ध्यान दो, हाइड्रोजन हमेशा निकलेगा, डिहाइड्रोजनेशन होगा, और हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन भी है, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन भी क्या होगा, हमेशा होगा, ऑक्सीडेशन भी हमेशा होगा। ठीक है, तो ये दोनों प्रोसेस हमेशा होंगे। साइक्लाइजेशन हो भी सकता है या नहीं। ध्यान दो, यहाँ पर ओपन चेन और साइक्लिक, तो मतलब ये जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है ये ओपन चेन में हो सकता है या साइक्लिक चेन में हो सकता है। तो एलिफैटिक को कन्वर्ट करेंगे किसमें, एरोमेटिक में। तो एलिफैटिक को एरोमेटिक में कन्वर्ट करना एरोमेटाइजेशन कहलाता है। कैसा एलिफैटिक होगा, ओपन चेन या साइक्लिक चेन हो सकता है। तो अगर ये खुद ही साइक्लिक है तब तो साइक्लाइजेशन नहीं कहोगे ना। तो अगर साइक्लिक खुद ही है तब केवल ये डिहाइड्रोजनेशन और ऑक्सीडेशन होगा। अगर ये ओपन चेन है तब ये तीनों होगा। बात क्लियर। अच्छा, कार्बन की संख्या कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर 6 होना चाहिए, गलत किया हमने 6। कार्बन की संख्या 6 होनी चाहिए, इसको सोच लेना। ये आपके कैटलिस्ट हैं, इनको ध्यान रखिएगा। ठीक बेटा, यहाँ पर CH3 CH2 होल 4 CH3, यहाँ पर प्लेटिनम Al2O3 600 डिग्री सेल्सियस, और Cr2O3 L2O3 600 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर ये बेंजीन बन जाएगा, यहाँ पर 4H2। ठीक है, यहाँ पर अगर ये 7 कार्बन है, कितने कार्बन भैया, कैटलिस्ट आपका यही है, ये टॉलुइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, टॉलुइन। 8 कार्बन है, कैटलिस्ट आपका यही है। तो ये ध्यान देना, आर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन, पैराजाइलिन, और ये एथिल बेंजीन भी हो सकता है। इतनी पॉसिबिलिटी है। अगर ये खुद ही साइक्लिक था लेकिन नॉन एरोमेटिक था, ये
चलें आगे, रिमूव कर रहे हैं। अच्छा, ओपन चेन की सरफेस एरिया ज्यादा है साइक्लिक की, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, कम होगा। इसका मतलब फ्यूल के रूप में अगर यूज करना चाहे तो ज्यादा बेटर फ्यूल होगा। तो इसका मतलब एरोमेटाइजेशन भी क्या करता है, फ्यूल की क्वालिटी इंप्रूव करता है। तो लिख लेंगे एरोमेटाइजेशन also increases quality of fuel. Aromatization also increases quality of fuel. ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ फ्यूल आइसोमेराइजेशन से इंक्रीज होती है और रीफार्मिंग, improvement of quality of fuel by isomerization, aromatization. इसको प्लेट फार्मिंग कहते हैं। इफ अकर in presence of platinum, quality of fuel, aromatic, cyclic, unsaturated हाइड्रोकार्बन, ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन, ओपन चेन स्ट्रेट, ठीक है। लेकिन शर्त एक मॉलिक्यूलर मास क्या हो, सेम हो। क्वालिटी ऑफ फ्यूल is measured in octane number. Octane number of isooctane 100 आइसोऑक्टेन क्या है, एन हेप्टेन 0, ट्रिप्टेन
125। ट्रिप्टेन में ही बीच वाला CH2 गायब कर दो, ये ट्रिप्टेन बन जाएगा। ट्रिप्टेन। If octane number of fuel is 80, then it means fuel is as efficient as mixture of 80% isooctane and 20% n-हेप्टेन। तो ध्यान रखिएगा, जितना उसका ऑक्टेन नंबर होगा उतना परसेंट आप क्या कर देंगे, आइसो ऑक्टेन, और बाकी जो रिमेनिंग होगा वो क्या हो जाएगा, n-हेप्टेन हो जाएगा। इफ ऑक्टेन नंबर 125 होगा, देन इट मीन्स फ्यूल इज 125। अगर 100 से ज्यादा है, ध्यान दो, तो 100 से डिवाइड कर देना, तो कितना आ जाएगा, 1.25। 1.25 टाइम मोर बेटर देन 100% आइसोऑक्टेन। 100% आइसोऑक्टेन। 1.25 टाइम मोर बेटर देन 100% आइसोऑक्टेन। 100% आइसोऑक्टेन। तो इसके बाद क्या है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हेड डालेंगे, एल्केन is not oxidized in normal process, but few specific agent oxidizes it. Few specific agent oxidizes it. CH4, यहाँ पर O2, यहाँ पर कॉपर लेंगे 135 डिग्री सेल्सियस, 6 से 7 एटमॉस्फेयर प्रेशर, 9:1 के रेशियो में, 9:1 के रेशियो में। CH3, CH2, CH3, ACrO2, Cl2, यहाँ पर H2O, CH3, CH2, CHO, ये 2 मोल होगा। ये ध्यान दो, कन्वर्ट टर्मिनल CH3 इंटू CHO, ठीक है, बोथ इन एलिफैटिक एंड एरोमेटिक, ठीक है।
फॉर 1 CH3 2 मोल CrO2 Cl2 इज रिक्वायर्ड। एक बार जेई में ही पूछ लिया था, जेई मेंस में, कि एक CH3 के लिए कितने मोल चाहिए। ठीक भैया, तो ध्यान रखिएगा। और इस रिएक्शन को कहते हैं इटार्ड रिएक्शन। यहां पर 2 मोल, इंटरमीडिएट नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, इंटरमीडिएट नहीं लिखते हैं। इस रिएक्शन क्या कहेंगे? इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन। यहां पर मैग्नीज एसीटेट, ठीक है, कन्वर्ट CH3 into COOH in एलिफैटिक। ये ध्यान देना, KMnO4 OH माइनस, ये KMnO4 OH माइनस बेसिक मीडियम में लिया गया है। ध्यान देना, यहां से डी ब्लॉक चल रहा है ना, नाइसेंट ऑक्सीजन मिल जाएगा। तो ये OH माइनस का मतलब बेसिक मीडियम में एक नाइसेंट ऑक्सीजन मिलता है, एसिडिक मीडियम में 5 मिलता है, बहुत सारे मिलते हैं। तो ये जो नाइसेंट ऑक्सीजन है इस CH को तोड़ के यहां पर खुद जुड़ जाएगा। क्या होगा? CH बांड को तोड़ा, खुद जुड़ गया, तो क्या हो गया? लेकिन इस शर्त है कि ये टर्सरी अल्कोहल होना चाहिए, टर्सरी हाइड्रोजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टर्सरी। ध्यान देना, इधर ध्यान दो। अगर आपसे कोई कह दे ये किसी बुक में मिलेगा नहीं, इसके बाद ये मिलेगा, इसके बाद जो बता रहे हैं वो नहीं मिलेगा। यहां पर अगर कह दे कि H हो तब क्या होगा, H+ हो, एसिडिक मीडियम हो तब क्या होगा, तो क्या ये बनेगा या नहीं बनेगा? ये बनेगा, ये बनेगा। लेकिन जो एसिडिक मीडियम होगा वो इसको फिर ऑक्सीडाइज कर देगा, और ये क्या है? टर्सरी एल्कोहल। तो टर्सरी एल्कोहल बेसिक मीडियम में ऑक्सीडाइज नहीं होता, बेसिक या न्यूट्रल मीडियम में ऑक्सीडाइज नहीं होता। बात क्लियर है ना? तो इसीलिए यहां पर बेसिक लिया गया है। बेसिक इसलिए लिया गया कि ये तो बन जाए लेकिन इसके आगे ना बने। क्यों ना बने? क्योंकि आगे पढ़ाया नहीं गया भाई, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन आगे थोड़े पढ़ाया, आपको नहीं पढ़ाएगा ना। तो आगे, अब इसके आगे बनाने का मतलब हम आपको एल्कोहल का ऑक्सीडेशन पढ़ाए, वो पढ़ाया नहीं गया, इस चैप्टर में पढ़ाया भी नहीं जाएगा। तो इसको ओरली ही बता दे रहे हैं कि मान लो यहाँ पर H+ अगर ले ले कोई और पूछे अब क्या होगा भैया, तो रिएक्शन इसका फिर से आगे होगा और ये बन जाएगा एसिड में, कार्बन की संख्या घट जाएगी। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन था। ये क्या था? ऑक्सीडेशन। हाँ, यहां पर एक चीज आपको बता ही रहे हैं तो और बता दें, ये यहां पर हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं ना, ये ध्यान दो। ये एल्किल बेंजीन है, KMnO4 H+ R KMnO4 OH माइनस RK2Cr2O7 H+ R कंसंट्रेट HNO3। ये सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। ये की कार्बन को बदल देंगे किसमें? COOH में। की कार्बन को किसमें?
कन्वर्ट की कार्बन इनटू COOH, but की कार्बन शुड हैव एट लीस्ट 1 हाइड्रोजन। की कार्बन पर कम से कम 1 हाइड्रोजन होना चाहिए। की कार्बन मतलब जो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन है। अब अगर आपसे कोई कहे कि इस रिएक्शन को पूरा करना है भैया, यहां पर आपने क्या लिया है KMnO4H+, तो आप लोग क्या करने वाले हो, ऊपर वाले कार्बन को COOH में, नीचे वाले कार्बन को छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि इस पे हाइड्रोजन नहीं था। इस पे हाइड्रोजन नहीं था। कंबसन बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एक्सोथर्मिक, एनर्जी रिलीज्ड इज नोन एज हीट ऑफ कंबसन। हीट ऑफ कंबसन तो पढ़ाया गया होगा। यूज क्या है इसका, हीट ऑफ कंबसन का? फ्यूल की इफिशियंसी डिटरमाइन करते हैं। फ्यूल की यूज्ड इन डिटरमिनेशन ऑफ efficiency of fuel। More the negative value of heat of combustion per gram, more will be efficiency। More will be efficiency of fuel। More will be efficiency of fuel। तो more will be more the negative value of heat of combustion per gram, more will be efficiency of fuel। On combustion, carbon convert into CO2, hydrogen into H2O, sulfur, SO2, nitrogen, NO2 और N2O5, N2O3 बहुत सारे होते हैं, ठीक है, हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन चेंजेस sp3 into sp2 into sp into sp। एल्केन एल्कीन एल्काइन। इसका मतलब जब एल्काइन का आप लिखेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होगा। एल्काइन का कंबसन करेंगे, स्पेशली एसिटिलीन का, तो हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर CH4, यहां पर 2O2, ये क्या हो जाएगा CO2
2H2O, C2H6 7/2O2, 2CO2, 3H2O, डेल्टा H -890 किलो जूल, -1560 किलो जूल। कौन सा मोर एफिशिएंट है, एथेन या मेथेन? Which fuel is more efficient? यहाँ पर CH4, C2H6, cannot be predicted. Data incomplete. तो कौन हो जाएगा भैया? -890/16 बराबर आ जाएगा -55.5, -1560/30, -52। ये जो वैल्यू दिया गया पर मोल दिया गया है, क्या दिया गया है? पर मोल। ये मोल में है, रिएक्शन मोल में लिखा जाता ना, इसका मतलब 1 मोल मेथेन का कंबसन किया तब इतना रिलीज हुआ है। 1 मोल एथेन का कंबसन किया तब इतना रिलीज हुआ है। बात समझ आ रही ना? तब तो मोल में कोई चीज खरीदते हो, ग्राम में खरीदते हो ना, तो ग्राम में नफा नुकसान देखोगे, तो मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दो तो ग्राम पता चल जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? मेथेन। In a limited supply of air, carbon monoxide or carbon black is obtained. ठीक है, तो लिमिटेड सप्लाई अगर होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन ब्लैक भी आपको मिल सकता है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर अगर आप ध्यान दें तो यहां पर क्या है, CH4 अभी आपने लिखा था 2O2, यहां पर क्या मिला था? CO2 2H2O, यहां पर CH4, यहां पर 3/2O2, तो ये हो जाएगा CO 2H2O, CH4, यहां पर O2, कार्बन 2H2O, तो ये कार्बन ब्लैक है। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन ब्लैक भी बन सकता है। ये यूज्ड एज फिलर इन रबर इंडस्ट्री। यूज्ड एज फिलर इन रबर इंडस्ट्री। ध्यान दो, हम लोग जैसे ठंडी के दिनों में अंगीठी वगैरह जलाते हैं तो उसमें कोयला रहता है, कोयला एक कार्बन ही है। ठीक है, तो रात में जब जलाते हैं तो शुरुआत में तो कमरे में ऑक्सीजन ज्यादा है, एयर ज्यादा है, तो एयर ज्यादा है तो आप क्या करते हैं, ऑक्सीजन जलाए और एक कंबसन हुआ, CO2 बना। बाद में जैसे जैसे ऑक्सीजन यूज हुई, ऑक्सीजन कम हो जाता है, तो फिर कार्बन मोनोऑक्साइड बनने लगता है।
कार्बन मोनोऑक्साइड बनने लगता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, ये आपके हीमोग्लोबिन से जुड़ता है, वहीं जुड़ता है जहां पर ऑक्सीजन जुड़ा था। मतलब जहां ऑक्सीजन को जुड़ना चाहिए वहां पर जुड़ने लगेगा क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड, और क्या बन जाएगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बन जाएगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। जुड़ते समय लगभग ये 240 गुना मोर फास्ट जुड़ेगा, ऑक्सीजन की तुलना में 240 गुना ज्यादा तेजी से जुड़ेगा, और निकलते समय लगभग 272 गुना कम तेज निकलेगा। इसका मतलब जैसे अभी यहां बैठ गए आप, उठाए कोई, जल्दी से बैठ गए, उठे हुए ना, तो अगला कैसे बैठेगा। तो इसका मतलब जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को अब उसी साइड पे जहां पर ऑक्सीजन को जुड़ना था ये जुड़ गया है, और निकल रहा नहीं रहा है, तो ऑक्सीजन जुड़ ही नहीं पाएगा। तो इसका मतलब हीमोग्लोबिन अब ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाएगा। बात सुने ना, इसका मतलब आपके सेल को अब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, इसका मतलब कंबसन जो चल रहा था, एनर्जी जिससे सेल को मिल रही थी, कंबसन से मिल रही थी, अब वो एनर्जी नहीं मिलेगी, तो सेल डेड होने लगेगी और फाइनली रिजल्ट इन डेथ। ठीक है। तो आप लोग ठंडियों के दिनों में बहुत सारा समाचार सुनाई देता है ना, कितने अंगीठी जला के सोए सुबह उठे नहीं, तो कारण वही है। आप लोग छोड़ दो उसको, ये तो अंगीठी की बात है। आप कमरे में आप ब्लोअर चला लो, देखो धीरे धीरे सपो कार में आप सपो मतलब ब्लोअर तेज दूर तक चला जाओ, थोड़ा तेज करके, ठीक है। तो कारण क्या होता है, वो जो ऑक्सीजन होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, तो वही सफोकेशन होने लगता है। तो जब भी कोई चीज कमरे में जला रहे हो तो कमरा खुला रख के जलाओ, ठीक है। खुला रहना चाहिए जिससे एयर की सप्लाई वहां होती रहे, ठीक है। चलो, यूजेज CH4 इन CNG या एज फ्यूल कर सकते हैं, एज फ्यूल इन CNG। CNG क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यहां पर मोस्टली मेथेन। नेचुरल गैस क्या होता है, मेथेन होता है, 85% या उससे भी ज्यादा मेथेन होता है उसमें। यहां पर CNG LPG में पूछा जाता है एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। तो ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एल्केन। एल्केन के बारे में आपको पढ़ा दिया गया। चलिए भैया, रिमूव कर रहे हैं एल्कीन। ऑलिफिन भी कहते हैं, ऑलिफिन, आयल फार्मिंग। एज लोअर मेंबर react with Cl2 to form oily liquid। ये एज लिखा गया है, एज लोअर मेंबर react with Cl2 to form oily liquid। अनसैचुरेटेड होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा, इक्वल टू पाई बॉन्ड पढ़ाए थे, 1 होगा। इसमें एल्कीन में तो एक ही पाई बॉन्ड होता है। जनरल फार्मूला CnH2n, n इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन 14।
n इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन 14। सिंपलेस्ट मेंबर यहाँ पर CH2 यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp2, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। कितने बॉन्ड एंगल 120 डिग्री के हैं? 6 बॉन्ड एंगल। ध्यान दो, ये देखो 1 2 ये 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड एंगल 120 डिग्री के हैं। ये बॉन्ड लेंथ बताए थे कितना? 1.34, और ये कितना बताए थे? 1.10 एंगस्ट्रॉम। स्टेबिलिटी ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। more substituted alkene with CH3 is more stable. More substituted alkene with CH3 is more stable. More substituted alkene with CH3 is more stable. मतलब जितने ज्यादा CH3 होंगे उतना ज्यादा स्टेबल होगा। पढ़ाया गया था ना, क्यों? क्योंकि उतने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर होंगे। सब पढ़ाया गया है ना भैया। ये हो जाएगा। आइसोमेरिज में चेन पोजीशन, रिंग चेन, ज्योमेट्रिकल, यहां पर कार्बन की संख्या 4 या उससे ज्यादा होना चाहिए। C4H6 सॉरी H8, C4H8 5 स्ट्रक्चरल आइसोमर और 6 टोटल आइसोमर। सिक्स टोटल आइसोमर सब लिखाया गया है। भैया चले प्रिपरेशन। प्रिपरेशन पहला बाई पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइन। रिमूव कर दें पूरे को। बाई पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइन, यहां पर ध्यान देना पहला है, तो यहां पर ध्यान देना बेटा RC
अब ध्यान दो, अभी एल्कीन पढ़ रहे हैं ना, आगे एल्काइन पढ़ना है। तो जब एल्काइन पढ़ेंगे तो उसकी पार्शियल रिडक्शन, उसकी प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे, तो वहां पर हेडिंग रिलैक्स छोड़ा देंगे। जो चीज फिर से मिलेगा उसको लिखाएंगे नहीं, उतना टाइम अब है नहीं, ठीक है, कोर्स पूरा हो जाए वही बहुत है। यहां पर ध्यान दो, हाइड्रोजन के साथ प्लेडियम के साथ CH3CO होल ट्वाइस PB, ठीक है। आर बेरियम सल्फेट, आर सल्फर, RCaCO3, RCaCO3। ध्यान दो, ये कैटलिस्ट पॉइजन है, बल्कि इंक्लूडिंग दिस, ये क्या है भैया, कैटलिस्ट पॉइजन है। ये ध्यान दो, यहां पर ये इतना, हाँ तो इधर चल भाई, इतना, इसको कहते हैं लिंडलार कैटलिस्ट। लिंडलार कैटलिस्ट, ठीक है। ये बेरियम सल्फेट, सल्फर और CaCO3 नहीं होना चाहिए। अगर बेरियम सल्फेट आ गया तो इसी को कहेंगे रोजेनमुंड कैटलिस्ट, ठीक है। यहां पर सिस एल्कीन बनेगा, क्या बनेगा, सिस। अगर आपने इसको नहीं लिया है तो यहां पर BH3 के साथ THF ले सकते हैं, और यहां पर कोई एसिड ले लेंगे। कोई क्या ले लेंगे, हम एसिड का नाम नहीं बता रहे हैं, ज्यादातर एसिटिक एसिड ले लेते हैं। क्या लेते हैं, एसिटिक एसिड। कोई H+ लिखने का मतलब आप एसिड लेने के लिए फ्री हो, बस ऐसा एसिड हो जो H+ दे सके। बात क्लियर। तो यहां पर क्या बना रहे हो भैया, सिस एल्कीन। क्या बना रहे हो, सिस एल्कीन। यहां पर हाइड्रोजन के साथ Ni2V, इसको P2 कैटलिस्ट, Ni2V, इसको कहते हैं P2 कैटलिस्ट। यहां पर क्या बनेगा, सिस एल्कीन। सिस, ये सिस, ये क्या, सिस। यहां पर क्या ले रहे हो, लिक्विड अमोनिया के साथ सोडियम, लिक्विड अमोनिया के साथ सोडियम। यहां पर ट्रांस एल्कीन, ट्रांस, इसको कहेंगे विर्च रिडक्शन। विर्च रिडक्शन। विर्च रिडक्शन ऊपर लिख लेते ना। तो जिसमें पहला और चौथा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही दोनों आपके बुक में होंगे, लिंडलार और विर्च रिडक्शन, ये दोनों आपके बुक में होंगे, तो उतना दोनों कम से कम याद रखिएगा। बाकी जो दोनों हमने लिखा दिया याद हो सके तो ठीक है। यहां नोट करके, लिक्विड अमोनिया सोडियम reduces only non-terminal alkyne, या ओनली हटा दो, ओनली कर दोगे इसमें तो और किसी को रिड्यूस ही नहीं करता है ना। reduces non-terminal alkyne into trans alkene,
यहां पर ध्यान दो, ये अभी अभी आपने लिखा ही है, लिखा है ना। नॉन टर्मिनल का क्या मतलब हुआ बेटा, कि जो ट्रिपल बॉन्ड है वो किनारे पर ना हो, मतलब ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन पर क्या हो, ये 95% ही मिलेगा, ध्यान रखिएगा। कितना मिलेगा? तो अगर आपसे कोई कह दे कि क्या सिस एकदम नहीं मिलेगा, तो आप कहोगे 5% मिलेगा। तो चूंकि 5% और 95% डिफरेंस बहुत ज्यादा का है ना, तो इसलिए उसकी चर्चा ही, सिस की चर्चा ही नहीं होती। लेकिन कोई अगर जबरदस्ती पूछ ले, ठीक है। अच्छा, यहां पर ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन पे हाइड्रोजन है, ध्यान देना बेटा। तो ये ध्यान दीजिएगा, ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन का जो हाइड्रोजन होता है वो एक्टिव हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? एक्टिव। कहां कहां पे एक्टिव हाइड्रोजन होगा? FON ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन। तो ये जहां पर आप बोले हो, कहीं पर भी अगर सोडियम से रिएक्ट करा दो तो हाइड्रोजन को हटा देगा। मतलब यहां से क्या होगा, लिक्विड अमोनिया, और यहां पर क्या होगा, सोडियम। तो ये जो लिक्विड अमोनिया है इस H को हटा दे, मतलब सोडियम जो है इस H को हटा देगा। यहां पर ½ H2। बात सुन रहे ना? तो अगर मतलब ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, तभी ये रिड्यूस करेगा। अगर हाइड्रोजन है तो ये छट जाएगा। तो बाई पार्शियल रिडक्शन ऑफ। अच्छा, अब यहां पर ध्यान दो, यहां पर अगर आपसे कोई कह दे कि हम CH3X ले रहे हैं, ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। तो ये हो जाएगा RC ट्रिपल बॉन्ड CH3। और अब फिर से यही ले लिए या एक्सेस में ले लिए थे, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, रिडक्शन हो जाएगा। इसका मतलब अगर आपने इसको नहीं लिया है तो रिएक्शन आपका यहीं रुक जाएगा। बात क्लियर समझ में आ रही ना? तो बाई डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो यहां पर क्या करोगे आप लोग, रेट टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी RX का होगा। एजेंट क्या होंगे, NaOH अल्कोहलिक, KOH अल्कोहलिक, KOH क्या हो जाएगा एल्कोहलिक, और क्या बेटा NaNH2 हीट, R3N CH3 होल थ्राइस CO माइनस। यहां पर क्या होगा, ये सभी E2 रिएक्शन होंगे, यहां पर सेटजेफ रूल ओबे होगा, और यहां पर क्या बोले थे हाफमैन रूल ओबे होगा। नो रीअरेंजमेंट, ये E2 रिएक्शन होता है ना, नो रीअरेंजमेंट। अब देख लो बेटा, इधर ध्यान दो, ध्यान सुनो, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड पढ़ा रहे हैं ना। एल्किल हैलाइड अगला चैप्टर होगा हाइड्रोकार्बन के बाद,
तो फिर वही कहानी नहीं गाएंगे, इसलिए सारी चीजें यहीं पर डिटेलिंग कर दे रहे हैं। यहां पर ध्यान दो, इधर CH3 CH2Cl, यहां पर KOH अल्कोहलिक लिए हो तो क्या हो जाएगा, CH2 CH2। अब उनमें से कोई भी एक ले लो, यहां पर ध्यान दो, CH3 CH2 CH2Cl KOH एल्कोहलिक लिए हो, क्या हो जाएगा, NaOH एल्कोहलिक, या यहां पर CH3 होल थ्राइस CO माइनस K प्लस। अभी ध्यान दो, यहां पर कितने बीटा हाइड्रोजन हैं, अल्फा बीटा 1 बीटा 2, तो ये क्या करेगा, सेटजेफ, मतलब हाइड्रोजन मेजरली वहां से निकलेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, और ये मेजरली वहां से निकलेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। ये मेजर, ये मेजर, ध्यान देना, यहां इसमें ये भी बनेगा, इसमें मतलब दोनों दोनों जगह बनेंगे, बात सुनो ना, ये इसके यहां भी बनेगा और ये यहां भी बनेगा, लेकिन ये ज्यादा मात्रा में, ये कम मात्रा में, और यहां पर अगर देखोगे तो ये ज्यादा मात्रा में, ऊपर वाला यहां कम हो जाएगा, दोनों नहीं बना रहे हैं, मेजर लिख देना, इसका मतलब माइनर भी होगा। यहां पर ये ध्यान दो, CH3 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 CHCl CH3, यहां पर KOH अल्कोहलिक, ध्यान दो भैया, ये अल्फा बीटा 1 बीटा 2, तो बीटा 1 पे हाइड्रोजन है, बीटा 1 पे है नहीं, तो यहां पर क्या होगा, यहां बीटा 2 से निकल जाएगा, रीअरेंजमेंट नहीं लिख रहे हैं, ये हो जाएगा, ये रिएक्शन क्या है सभी E2, लेकिन यहां पर ध्यान दो, थोड़ा सा डिफरेंस समझो बेटा, इधर लिख लियो, ये तीर किधर लिख लियो लाइन के, ये लिखे हो नहीं, अभी यही पर ध्यान दो फिर से, अरे रिमूव कर दें, यहां पर ध्यान दो, यही फिर से ले रहे हैं, देखना समझिएगा बात को हमारी, यहां पर हम ले रहे हैं CH3 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 CHCl CH3, यहां पर बेटा वाटर के साथ हीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वाटर के साथ हीट, तो यहां से क्या निकल जाएगा, Cl, यहां पर CH प्लस CH3, यहां पर क्या हो जाएगा, 1 2 CH3 माइनस शिफ्ट, 1 2 क्या हो जाएगा, CH3 माइनस शिफ्ट, तो ये CH3 यहां से क्या होगा, यहां आ जाएगा, जहां पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको 2 बोलते हैं, और उसके बाद वाले को क्या बोलते हैं, 1। अब यहां पर माइनस H प्लस, ये ध्यान दो, ये बीटा 1 है, ये बीटा 2 है, फ्रॉम बीटा 1 या बीटा 2, बीटा 2 पर हाइड्रोजन कम है ना,
ये कौन सा रिएक्शन है? E1। ये क्या है? E1। E1 कब होगा? वाटर के साथ हीट करें, मेथिल अल्कोहल के साथ यहां हीट कर दो, अमोनिया के साथ हीट कर दो, एस्टिक एसिड के साथ हीट कर दो। 4 लिखाया था E2 में, तो वहां रीअरेंजमेंट होगा अगर पॉसिबल है, लेकिन E1 में E2 में रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो कौन सा रिएजेंट बता, E2 वाला है और कौन सा रिएजेंट E1 वाला है? आपको लिखा दिए थे पहले ही। बोलो बेटा। हाँ मेथिल शिफ्ट हुआ है, तो CH3 यहां से यहां आ गया है। चला के बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, ये E1, ये E2। जो टर्सरी और सेकेंडरी है मोस्टली E1 देगा, और प्राइमरी क्या देगा? E2। हाँ, यहां पर थोड़ा सा अलग है, E2 में रीअरेंजमेंट नहीं होता, लेकिन यहां कौन सा कैटलिस्ट लिए हो उस पर डिपेंड करेगा कि रीअरेंजमेंट होगा या नहीं। ध्यान दो, अभी बता रहे हैं, क्लियर एकदम कर दे रहे हैं आपको, ठीक है। यहां पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक भैया। कंसंट्रेट H2SO4 हीट, H3PO4 हीट, Al2O3 हीट, KHSO4 POCl3 हीट, P2O5 हीट, मोस्टली फॉर एन कंटेनिंग। ये ध्यान दो बेटा, ये मोस्टली फॉर एन कंटेनिंग, जैसे RCONH2 है ना, यहां पर P2O5 ले लिए और हीट कर दिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां से O निकल जाएगा और यहां से क्या निकल जाएगा? H2, यहां से O, तो क्या हो जाएगा? RC ट्रिपल बॉन्ड N। तो ऐसा नहीं कि केवल N कंटेनिंग के लिए ही लेंगे, बात वाली समझिएगा, लेकिन आप जिस लेवल पे पढ़ रहे हो ये दोनों कहां पे दिखेंगे? N कंटेनिंग वाले चैप्टर में दिखेंगे, नाइट्रोजन वाले, एल्कोहल वाले में नहीं दिखेंगे। बात क्लियर है ना? यहां पर ये हम लोग कहां पर ले रहे हैं? कहीं पर भी होगा तो ये वाटर निकालेंगे, कहीं पर भी। अच्छा, अगर आप इन दोनों को लिए हो, इन दोनों को और इसको, यहां पर रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट होगा, नो रीअरेंजमेंट। E1 E2 दोनों में, यहां पर E2 में।
ठीक बेटा, कोई दिक्कत? रिमूव कर दें इसको, रिमूव कर दें, पूरा रिमूव कर रहे हैं। चलो देखो, अच्छा अब ध्यान दो, प्राइमरी अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ concentrate H2SO4 160 degree Celsius or Al2 350 degree Celsius or H3PO4 220 degree Celsius. Convert into alkene E2, convert into alkene while at lower temperature convert into, बोलो बेटा, ईथर। ये भी मोस्टली SN2 ही होगा, मोस्टली क्या होगा, SN2 होगा। सेकेंडरी अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ एबव एजेंट, if heated then convert into alkene, if not heated then into ether. Tertiary alcohol always gives alkene. Tertiary alcohol always gives alkene. यहां पर ध्यान दो, CH3 CH2OH, यहाँ पर कंसंट्रेट H2SO4 160 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर अल्फा, यहाँ पर बीटा, ये OH हो जाएगा और यहाँ पर H हो जाएगा। ठीक है, यहां पर ध्यान दो बेटा, अगर आपने टेम्परेचर कम कर दिया है, ये यहां पर कंसंट्रेट H2SO4 140 डिग्री सेल्सियस और H3PO4 200 डिग्री सेल्सियस और 300 डिग्री सेल्सियस। तो यहां से हम लोग क्या निकाल रहे हैं, यहां से OH निकाल लिया और यहां से क्या निकाल दिए, H। तो ईथर वाले चैप्टर में भी ये कहानी आपको सुनने को मिलेगी, तो ज्यादा टाइम रहेगा नहीं। अगर यहाँ पर दो डिफरेंट ले लिए प्राइमरी तो 3 प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, जैसे कल ऊट रिएक्शन पढ़ा रहे थे ना, सेम वही। ठीक भैया, इधर ध्यान दो, जो समझना है अब आओ वहां पे। एल्कोहल का डिहाइड्रेशन पढ़ा रहे हैं,
एल्कोहल का डिहाइड्रेशन एल्कोहल वाले चैप्टर में फिर नहीं सुनोगे, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बेटा, ये यहाँ पर Al2O3 350 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चीजें रटना नहीं है, समझना है, चीजें रटना नहीं है, समझना है। रिएक्शन क्या है, E2, क्या है E2, देखिए बेटा ये E2 है। अब देखना यहां पर कंसंट्रेट H2SO4 160 डिग्री सेल्सियस ले रहे हो, यहां पर बन जाएगा रिएक्शन क्या है, E2, क्या है E2, बन गया, बन गया ना। आप सोच रहे होंगे कि 2 एरो में क्यों लिख रहे हो, यही तो इसका कारण यहां से देखो, ये H+ है ना, एसिड है, तो यहां से क्या मिल जाएगा, H+, और H+ एल्कीन से जुड़ता है, अभी रिएक्शन पढ़ाएंगे इसका, तो कैसे जुड़ेगा, मार्कोनी को आपसे ना, तो मार्कोनी को आपका क्या मतलब, जहां H ज्यादा है वहां पर H+ जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा। अब आपको लग रहा है कि OH यहां से निकला है, अब तो यही लग रहा है ना। अब ये क्या बन गया, कार्बोकैटायन बन गया बन गया ना कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट होता है, तो अगर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती तो रीअरेंजमेंट होता, यहां पर पॉसिबिलिटी नहीं है तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है। और देखो अब यहां पर ये अल्फा कह सकते हैं, β1 कह सकते हैं, β2, तो हाइड्रोजन -H+ फ्रॉम कहां से, β1 से, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH CH CH3 -H+ फ्रॉम β2, तो क्या बन जाएगा भैया, CH3 CH2 CH CH2, ये मेजर होगा, ये माइनर होगा। अब आप ध्यान से देखो, आपके पास रिएजेंट क्या था, Al2O3 350 डिग्री सेल्सियस ना, कितने प्रोडक्ट बने, एक बना ना, वही यहां भी बना था। अब आगे का स्टेप क्यों हुआ, इसके पास H+ था जो काम बढ़ा दिया, इसके पास H+ तो था नहीं, तो वो नहीं बढ़ा पाया, नहीं बढ़ा पाया तो फिर रिएक्शन यहीं रुक गया। अब अगर आपसे कहा कि E1 है या E2 है, तो रिएक्शन तो E2 है, रिएक्शन क्या है, तो यहां तक तो E2 ही है, शुरुआत तो E2 से हुई, बाकी आगे कोई रास्ते में कुछ मिल जाए और कुछ इधर उधर कर दे तो अलग बात है, बात क्लियर है ना। तो अगर E2 रिएक्शन होगा तो हमने बताया था वहां शिफ्टिंग या रीअरेंजमेंट ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन अगर कहीं पॉसिबिलिटी बन रही है इस टाइप की, तो फिर आगे रीअरेंजमेंट हो जाएगा, E2 के कारण नहीं होगा, बात क्लियर है ना। चला जाएगा, इसको विशेष रूप से याद रखिएगा, इसको क्यों याद रखिएगा विशेष रूप से, आप पीछे अभी पढ़े हैं, आप बहुत पीछे नहीं गए होंगे अभी, ये ध्यान दो, पीछे थोड़ा सा और जाना पड़ेगा हमें, कहाँ गया, ज्यादा पीछे चला है क्या, अच्छा इधर खिसकाए होंगे इधर। अच्छा आप ध्यान देना, जब
इसके पीछे वाला HX का डिहाइड्रो हेलोजनेशन पढ़े थे, तो वहां पर 1 क्लोरोब्यूटेन पढ़े थे, देख लो 1 क्लोरोब्यूटेन डिहाइड्रो हेलोजनेशन में भी अभी बहुत पीछे, उतना पीछे नहीं। एल्काइन के तुरंत बाद देखो ना, पार्शियल रिडक्शन आप एल्काइन पढ़े हो ना, उसके तुरंत बाद क्या पढ़े हो, डिहाइड्रो हेलोजनेशन। वहां पर आपने दूसरा एग्जांपल जो लिखा होगा उसमें 1 क्लोरो क्या लिखा है, ब्यूटेन। मतलब यहां पर ध्यान दो, ये जहां पर हमने यहाँ OH लिखा है वहां Cl लिखा रहा होगा, लिखा था ना, तो यही प्रोडक्ट बना के रुक गए हैं। वहां कोई शिफ्टिंग वगैरह दिखाए हैं नहीं, क्यों, चूंकि रिएक्शन तो E2 था, E2 में रीअरेंजमेंट होता नहीं, और KOH में ना तो H+ है ना तो कोई ऐसी कंडीशन है जो रीअरेंजमेंट काज करे। तो वहां पे एक बार वो पूछा भी जा चुका है, किसी एग्जाम में आया हुआ, प्रीवियस ईयर में बना हुआ क्वेश्चन है वो। बात क्लियर समझ रहे हैं ना, कि 1 क्लोरोब्यूटेन है तो डिहाइड्रो हेलोजनेशंस पे क्या बनेगा, तुम्हारे दिमाग में रहता है कि पहले Cl को तोड़ के हटा देंगे तो कार्बोकैटायन बनेगा, रीअरेंजमेंट करेंगे ऐसे, तब ये बनना चाहिए मेजरली, और जैसे इसको बनाएंगे तैसे गलत कर बैठेंगे। एल्कोहल में ध्यान रखिएगा, अब अगर उसको ध्यान से याद रखे हो, इसको ध्यान से नहीं याद रखे हो, तो Al2O3 बहुत कम लेते हैं, ज्यादातर H2SO4 ही लेते हैं। तो H2SO4 लेंगे तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट होके ये बन जाएगा, तो मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे ये बन जाएगा। बात सुनो ना, इसलिए दोनों को एक साथ बड़े क्लियरली याद रखिएगा, ठीक बेटा। रिमूव कर दें अब, चलो OH है, ये यहां से OH निकल जाएगा और यहां से क्या निकल जाएगा, H। यहां पर क्या कर रहे हो, कंसंट्रेट H2SO4 और हीट कर रहे हैं, तो यहां से H+ निकल जाएगा, यहां से क्या निकल जाएगा बेटा, H+। तो ये जो लोन पेयर है अपना, ये इसको दे देगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, CH3 CH3 CH3, यहां पर OH, ये H, ये प्लस हो गया, ये CH CH3 हो गया। अब यहां पर हीट करेंगे तो ये H2O निकलेगा, क्या निकलेगा, क्या निकलेगा बेटा, H2O, यहां पर आ गया प्लस CH3, यहां पर 1 2 CH3 माइनस शिफ्ट, तो CH3 यहां से यहां जाएगा। तो क्या करने वाले हो, सॉरी, अब यहां पर आपके पास कितने बीटा हैं, β1 β2 माइनस H+ फ्रॉम β1, तो ये हो जाएगा माइनस H+ फ्रॉम β2, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये मेजर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेजर। मोस्टली केस में मेजर प्रोडक्ट यही वाला होता है। हाँ, मोस्टली केस में मेजर प्रोडक्ट जो कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूट से इस्तेमाल वाला है वही बनता है। कैसे इक्वली,
मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट। तो लिखने का तरीका दोनों लग रहा है एक तरफ आया है, वैसे लिखा थोड़ा जाता है। आप इसको सिस समझ रहे हो? नहीं सर, हाँ, मोस्ट रिएक्शन में मैंने देखा कि जो डबल बॉन्ड को बीच में रहे वो प्रोडक्ट। तो भाई मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल, यही पढ़ाएगा, ध्यान से देखिएगा। आप फिर वहीं पे भटक रहे हो। आपको हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ाए थे तब भी, आज शुरुआत जब किए तब भी, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल, पहले दिमाग में लाओ। और थर्मोडायनामिक्स का कॉन्सेप्ट है, या हम भी आपको बताए हैं कि मोर विल बी स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, लेस विल बी हीट ऑफ फॉर्मेशन, या मोर विल बी ईज ऑफ फॉर्मेशन। मतलब जिस प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी जितना ज्यादा होगी उसका निर्माण करना उतना आसान होगा। बात क्लियर? तो यहां पर डबल बॉन्डेड कार्बन है ना, तो कितने CH3 दिख रहे हैं? 4। इसका मतलब 12 हाइपर कॉन्जुगेशन है। यहां पर 3 CH3 दिख रहा है और एक H दिख रहा है, तो कितने H दिख रहे हैं? 4। समझ रहे ना भैया? भाई इस कार्बन पर ये CH3 है तो 3 अल्फा हो गए, और इससे जुड़ा ये कार्बन है तो एक H है, 4 अल्फा हो गया। तो 4 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 12 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब 12 रिजोनेटिंग हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे। यहाँ पर कितने बनेंगे? 4। तो कौन ज्यादा स्टेबल हुआ? 12 वाला ज्यादा स्टेबल हुआ ना। तो ज्यादा स्टेबल हुआ, इसका मतलब ज्यादा आसानी से बनेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको हम पढ़ाते समय बताए हैं, कभी नहीं भूलिएगा। 3-4 बार पढ़ा चुके हैं कि जो प्रोडक्ट जितना ज्यादा स्टेबल है वो उतने आसानी से बनेगा, मतलब उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन उतना कम होगा। तो जो जितना आसानी से बनेगा, अभी कोई चीज आप बना रहे हो और कोई चीज बहुत आसानी से बन रही है तो उसकी संख्या ज्यादा होगी, या बहुत कठिनाई से बन रही तो उसकी संख्या ज्यादा होगी? आसानी से बन रही तो उसकी संख्या ज्यादा होगी ना। तो इसका मतलब इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन कम है, या आसानी से बन रही है तो इसका मतलब इसकी संख्या तो ज्यादा होगी। तो ज्यादा होगी तो ये तो लिखा गया है कि मेजर है। ठीक है, ये चीज ठीक बेटा, रिमूव कर दें यहां पर। अगर आपसे कहा जाए कि कंसंट्रेट H2SO4 के साथ आपने हीट कर दिया है, सेकेंडरी है ना, इसके साथ आपने हीट कर दिया है, तो क्या करना चाहेंगे? डायरेक्ट लिख दें? यहां तो खैर रीअरेंजमेंट की कोई जरूरत नहीं है। यहां से OH हटाओगे तो ये CH3 यहां से यहां जाएगा, तो बात तो ही हो जाएगी। तो रीअरेंजमेंट की कोई जरूरत यहां पे नहीं दिख रही है। रीअरेंजमेंट करोगे तब भी वही बनेगा, नहीं करोगे तब भी वही। यहां पर क्या करें? यहां पर ध्यान दो, इसको बना दे पूरा। यहां पर क्या हो जाएगा? H प्लस HSO4 माइनस। तो यहां पे क्या होगा बेटा? ये लोन पेयर अपना इसको दे देगा, यहां पर प्लस ये क्या हो जाएगा? अब इसको हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 2 H माइनस शिफ्ट। तो यहां से क्या होगा? H यहां जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये अल्कोहल वाले चैप्टर में फिर इसको हम पढ़ाने नहीं जा रहे हैं। अब यहां पर ध्यान देना बेटा, ये β1 β2 β3, तो β2 और β3 तो एक ही हैं, कोई अंतर है नहीं। β1 अलग है तो दोनों जगह से निकाल दो। प्लस अंदर से निकाल दिए, ये 2 प्रोडक्ट बन जाएंगे।
ऊपर वाला मेजर होगा। क्यों मेजर है? ज्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे। 3 2 2 7 2 2 2 6। रिमूव करें। ठीक है, यहां पर रिंग एक्सपेंशन, पांच कार्बन है ना, बताया गया था 5 कार्बन या 4 कार्बन वाला अगर है और उससे जुड़ा पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है तो रिंग क्या कर जाएगी? एक्सपेंड कर जाएगी। तो यहां पर आ जाएगा। अब ये β1 β2 दोनों एक ही जैसे हैं तो -H+ कहीं से भी निकाल दो। तो एक तो ये हो गया, और दूसरे बेटा यहां पर ध्यान दो, ये एल क्या है? अल्फा, ये क्या है? बीटा। तो अगर ये रिंग एक्सपेंड नहीं कर पाएगी तो यहां पर ध्यान दो, यहां बहुत सारे पॉसिबल हैं। यहां पर ध्यान देना, ये प्राइमरी है ना भैया, ये क्या है? प्राइमरी। तो यहां से H क्या कर सकता है? शिफ्ट कर सकता है। तो अगर शिफ्ट यहां कर गया तो क्या हो गया? CH3। अब यहां से -H+, यहां से निकल सकता है, यहां से निकल सकता है, यहां से निकल सकता है। ये अगर एक बताना हो तो किसको बताओगे? एक बताना है रिंग एक्सपेंशन वाले। तो फिर से बता दे रहे हैं, एल्किल हैलाइड वाले चैप्टर में डिहाइड्रो हैलोजनेशन नहीं पढ़ाना है, एल्कोहल वाले चैप्टर में डिहाइड्रेशन नहीं पढ़ाना। मान के चलना कि उसको पढ़ा दिए हैं, ठीक है। अब वहां पढ़ाएंगे तो कुछ अतिरिक्त थोड़े बताएंगे, तो फिर कहानी गाएंगे। बस सेटिंग बता देंगे कि ये है, ठीक है। चलो रिमूव कर दें। ऑर्गेनिक आपको बड़े लेंदी वे में पढ़ा रहे हैं। लेंदी वे में मतलब हर टॉपिक अलग अलग करके पढ़ा रहे हैं, वो लेंदी हो जाता है, ठीक है। कारण यह है कि अगर आपको कंसाइज करके पढ़ाएंगे आपको समझ में नहीं आएगा। सारे ऑक्सीडेशन एक साथ लिख लो तब आपको कोई चैप्टर ही नहीं मिलेगा। या तो आप चैप्टर वाइज पढ़ रहे हो ना, अच्छा चलो आज हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक ऐसे नहीं पढ़ाई जाती है। ऐसे इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आपको समझ में आए, ठीक है। तो वही रिएक्शन बार बार गाना पड़ता है। आगे बेटा, हाँ, बाय डीहाइड्रोजनेशन। डीहाइड्रोजनेशन ऑफ बिस डाइहैलाइड। एंटी एंटी रिमूवल होगा, एंटी। तो यहां पर एजेंट आपके पास दो हैं, NaI
एसीटोन एक है और मेथिल एल्कोहल और जिंक है, ये दो हमें मिलते हैं, दो हमें क्या है मिलते हैं। तो ध्यान देना CH2Cl है, यहाँ पर जिंक मेथिल एल्कोहल लिए हैं, तो ये Cl और Cl क्या हो जाएगा, हट जाएगा, क्या होगा, हट जाएगा। और यहाँ पर अगर NaI एसीटोन लिए हो भैया, तो NaI एसीटोन अगर आप ध्यान दे रहे हो तो ये एसीटोन क्या है, SN2 रिएक्शन का सॉल्वेंट है, SN2 रिएक्शन का, और I- SN2 रिएक्शन का रिएजेंट है। और SN2 रिएक्शन देता कौन है, RH, तो ये RH है। तो इसका मतलब होगा क्या यहाँ पर, SN2 रिएक्शन पहले, तो ये क्या हो जाएगा CH2I, और क्या हो गया भैया CH2I। और आपको बताया गया कि एक कार्बन पर, नजदीकी कार्बन पर आयोडीन नहीं रहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा अनस्टेबल, तो I2 निकल गया, क्या हो गया CH2, हाँ, फिर एलिमिनेट किया, ठीक है। तो यहां इतना पार्ट जो है ये SN2 है, और ये जो पार्ट है ये E2 है, ये पार्ट जो है क्या है E2, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अब यहां पे आओ, ये जिंक मेथिल एल्कोहल, एल्कीन, सिस बनाए या ट्रांस, ध्यान दो, ये क्या है मीसो, ये क्या है मीसो, मतलब दो बराबर भाग में डिवाइड कर दो ना, मीसो है। या इसको इरिथ्रो कह सकते हो, जब दोनों मतलब कायरल कार्बन पर समान ग्रुप एक तरफ हो तो इरिथ्रो, अपोजिट तरफ हो तो थ्रियो। आपको ध्यान हो जब आइसोमेरिक पढ़ाए थे तो वहां कहते सिस सिन एडिशन है तो मीसो बनेगा या इरिथ्रो बनेगा, एंटी एंटी है तो मीसो बनेगा या इरिथ्रो बनेगा, सिन एंटी है तो डीएल मिक्सचर बनेगा या थ्रियो बनेगा, सिन एंटी या एंटी सिन है तो डीएल मिक्सचर बनेगा या थ्रियो। बोल नहीं रहे हो, सब लग रहा है कि गायब हो गया है। कहां पढ़ाए थे बता पाएंगे, आइसोमेरिज में, चलो इतना याद, बहुत याद है, ठीक बेटा। अब ध्यान दो, आपको बार बार पढ़ा रहे हैं कि X2 हैलोजन का एडिशन और रिमूवल दोनों एंटी होता है, तो इसका मतलब ये यहां से जो हैलोजन निकला वो एंटी फॉर्म में निकला है, तो यहां पर हैलोजन निकलना चाहिए, मान लो हैलोजन ऐसे लिख दें, हालांकि यहां Zn है तो ZnX2 बन जाएगा। अब इस पर हैलोजन आप जोड़ो तो हैलोजन जुड़ेगा तो एंटी फॉर्म में जुड़ेगा ना, तो इसका मतलब एंटी तो है और एंटी एडिशन होगा तब ये मीसो बनेगा। भाई दो एंटी होंगे तब मीसो मिलेगा ना, या दो सिन होंगे तब मीसो मिलेगा। तो हैलोजन का एडिशन भी एंटी है, रिमूवल भी क्या है एंटी है, तो यहां से हैलोजन एंटी रिमूवल हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये बना हुआ है, तो दो से जुड़कर बना हुआ है, तो दोनों एंटी रहे होंगे तभी तो ये बना, तो इसका मतलब जो बनने वाला मतलब निकलने वाला तो जान रहे हैं कि एंटी है, तो इसका मतलब जो बन रहा वो भी क्या रहा होगा एंटी, चूंकि इधर जब लौटाएंगे तभी दोनों एंटी होंगे तभी ये बनेंगे। बात क्लियर हो गया। अच्छा, यही अगर यहां पे कर दिए, मान लो ये है, कंपटीशन में भैया ये सब टाइप का पूछते हैं, समझ रहे हो बेटा, ये नहीं कि बस क्या बनेगा, ये सब बोर्ड का क्वेश्चन है। अब बताओ, फिर से वही कर दिए, तो Zn मेथिल एल्कोहल। अब ध्यान दो, ये दोनों